हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस के थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल को स्टार्ट करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर के अनसीन और अननोन फॉर्म के बारे में एंशिएंट इंडियन और जो एंशिएंट ग्रीक जो फिलोसोफर थे वो ऑलवेज वंडर्ड थे। एंशिएंट टाइम से ही इंडियन और ग्रीक जो फिलोसोफर है वो मैटर के अनसीन और अननोन फॉर्म्स को जानना चाहते थे। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kanad postulates that if we go on dividing matter, कि अगर हम मैटर जिसको हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं उसको अगर हम डिवाइड करना शुरू करें, we shall get smaller and smaller particle. हम स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल जो है वो हमें मिलता जाएगा। अगर हम किसी मैटर को या पदार्थ को डिवाइड करना शुरू करें तो वो स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होता चला जाएगा। अल्टीमेटली ए टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट पॉसिबल। और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि उस मैटर का, उस पदार्थ का एक ऐसा पार्टिकल हमें मिल जाएगा जिसको और सिंपल और स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। ये महर्षि कणाद ने बताया कि अगर हम मैटर को, पदार्थ को डिवाइड करना शुरू करें तो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होता चला जाएगा और अल्टीमेटली वो सबसे स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा जिसे और स्मॉल पार्टिकल्स में, सिंपल पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया। क्या कहा? परमाणु, जिसे हम एटम कहते हैं। अनदर इंडियन फिलोसोफर पकुधा कात्यायान elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. इसी कॉन्सेप्ट को अनदर इंडियन फिलोसोफर पकुधा कात्यायान ने एक तरीके से इसे इलोबरेट किया और इन्होंने भी कहा कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो महर्षि कणाद ने जिसे परमाणु कहा, ये नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये परमाणु आपस में कंबाइन होकर मैटर की अलग अलग फॉर्म्स को बनाते हैं जो हमारे लिए विजिबल है। यानी हमारे चारों ओर, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी मैटर की अलग अलग फॉर्म है वो फॉर्म्स इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे महर्षि कणाद ने परमाणु कहा था उसके कंबाइन होने से बनते हैं। अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these indivisible particle atoms. बिल्कुल ऐसे ही थॉट सेम टाइम पीरियड में एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने भी सजेस्ट किए थे। डेमोक्रिट्स ने भी इसी तरीके का कुछ कंक्लूजन निकाला कि अगर मैटर्स को अगर हम डिवाइड करना शुरू करें तो अल्टीमेटली वो सबसे स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड होगा जिसे महर्षि कणाद ने परमाणु कहा था और डेमोक्रिट्स ने उसे एटम कहा था। एटम का मीन ही इनडिवाइजिबल है, जिसे और छोटे पार्ट्स में डिवाइड न कर सके। ये जितने भी अभी तक के जो कंसिडरेशन, फिलोसोफिकल जो कंसिडरेशन थे, इनका किसी तरीके से कोई एक्सपेरिमेंटल इन्हें प्रूव नहीं किया गया था। तो ये सिर्फ एक तरीके से इन फिलोसोफर की थ्योरीज हम कह सकते हैं जिन्हें प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया गया था।
By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. 18th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया। क्या डिफरेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में है, एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड टू फाइंडिंग हाउ एंड व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन। और उनका ये एक इंटरेस्ट इस फील्ड में उनका इंक्रीज हो गया कि ये जो एलिमेंट्स है वो कैसे और क्यों कंबाइन होते हैं, और जब वो कंबाइन होंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन। तो यहां पर हम इंपॉर्टेंट लॉ की स्टडी करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंटोनी लेवोजिए लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस बाय एस्टैब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो एंटोनी लेवोजिए ने, हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर दो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशन के दो इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो एस्टैब्लिश किए। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कितने लॉज इसमें हम स्टडी करेंगे, 2 लॉज की हम इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर स्टडी करेंगे। तो किसने प्रपोज किया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एंटोनी लेवोजिए। द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल combination were established after much experiments by Lavoisier and Joseph Proust. लेवोजिए और जोसेफ प्राउस्ट ने 2 इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो प्रपोज किए। हम फर्स्ट लॉ की स्टडी करेंगे अब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के कंजर्वेशन का लॉ। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि केमिकल रिएक्शंस में मास जो है वो कंजर्व रहता है, न तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं न ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इफ देयर ए चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज मींस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जब केमिकल चेंजेज होता है, हमने पीछे स्टडी किया था, जब केमिकल चेंजेज होता है तो केमिकल रिएक्शन से होता है। तो जब केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेज होती है तो क्या जो मैटर है उनके मास में चेंज होता है। तो अभी इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्टिविटी 3.1 परफॉर्म करेंगे। टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स। हमारे पास में 3 ऑप्शंस है एक्स और वाई में, जिनमें से कोई एक सेट हमें चूज करना है। हम फर्स्ट सेट जो है वो चूज करेंगे जिसमें एक्स मटेरियल हमारे पास में कॉपर सल्फेट है और वाई मटेरियल हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट है। कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। करना क्या है, ये एक कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर ये जो सॉल्यूशन है ये हम भरेंगे कौन सा, सोडियम वाई केमिकल का, मींस हमने यहाँ पे वाई केमिकल लिया है सोडियम कार्बोनेट। तो सॉल्यूशन ऑफ वाई, हमारे पास में वाई क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट हम इस कोनिकल फ्लास्क में भरेंगे। अब इस कोनिकल फ्लास्क में इसके माउथ पे जब हम कॉर्क लगाएंगे तो कॉर्क के साथ में थ्रेड से बंधी हुई एक इग्निशन या हम कह सकते हैं छोटी टेस्ट ट्यूब हमने ले ली, जिसको हमने थ्रेड से बांधकर और इस थ्रेड का दूसरा एंड जो है वो इस कोनिकल फ्लास्क के माउथ में कॉर्क के साथ में अटैच कर दिया। तो ये कोनिकल फ्लास्क, इसमें हम सॉल्यूशन लेंगे वाई सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। इसके माउथ में कॉर्क के साथ एक थ्रेड की हेल्प से हमने एक इग्निशन ट्यूब, इसके अंदर इग्निशन ट्यूब को अभी सीधा रखा है। इस इग्निशन ट्यूब में हम वाई जो एक्स है उसको हमारे पास में एक्स केमिकल कौन सा है, कॉपर सल्फेट। तो इस स्मॉल इग्निशन या टेस्ट ट्यूब के अंदर है सॉल्यूशन ऑफ एक्स मींस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अभी ये जो इग्निशन ट्यूब है, जो टेस्ट ट्यूब है वो स्ट्रेट है, मींस इस इग्निशन ट्यूब में जो सॉल्यूशन X है वो इस कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन Y है उसके साथ में मिक्स अभी हमने नहीं किया। क्लियर है। हैंग द इग्निशन, इस तरीके से केयरफुली इसे हैंग करेंगे, है इस तरीके से लटका देंगे, दैट सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स्ड, कि इस इग्निशन ट्यूब का सॉल्यूशन X कोनिकल जो फ्लास्क है उसके सॉल्यूशन Y के साथ में मिक्स नहीं होता। वेट द फ्लास्क विद इट्स कॉन्टेंट्स, 2 कॉन्टेंट्स हो गए इसमें। अब इस
फ्लास्क का हम वेट जो है वो केयरफुली इसको वेट करेंगे। नाउ टिल्ट एंड स्विरल द फ्लास्क। अब आप क्या करेंगे कि इस फ्लास्क को थोड़ा सा टिल्ट, थोड़ा सा हम टेढ़ा करेंगे, जिससे क्या होगा कि इस इग्निशन ट्यूब, टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन X है वो किस में मिक्स हो जाएगा, इस कोनिकल फ्लास्क के सॉल्यूशन Y में मिक्स हो जाएगा। क्लियर है? सो दैट सॉल्यूशन X एंड Y गेट मिक्स्ड। वेट अगेन, जब केमिकल X और Y मिक्स होंगे तो इनके बीच केमिकल रिएक्शन होगी। X में क्या है हमारे पास में, कॉपर सल्फेट। Y सॉल्यूशन किसका है, सोडियम कार्बोनेट। जब इनको मिक्स किया तो इनकी रिएक्शन हुई, रिएक्शन होगी तो कॉपर का बनेगा कार्बोनेट और सोडियम का बनेगा सल्फेट। केमिकल चेंजेज हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगी। जब दोनों मिक्स होंगे तो कॉपर का कार्बोनेट बन जाएगा और सोडियम का सल्फेट बन जाएगा। यानी रिएक्टेंट की रिएक्शन से क्या मिल गए, अभी हमें प्रोडक्ट मिल गए। अब हम इस पूरे फ्लास्क का वेट दोबारा से करते हैं। व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क? Do you think that a chemical reaction has take place? Why should we put a cork on the mouth of flask? Does the mass of the flask and its contents change? जब हमने दोनों को मिक्स किया तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल चेंजेस हुआ। केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट के बीच होने से दो नए मटेरियल सब्सटेंसेस, हमें दो नए प्रोडक्ट मिलते हैं। और जब हमने दोबारा इसका वेट किया तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इस फ्लास्क के मास में कोई चेंज नहीं होता। पहले रिएक्टेंट थे X और Y सॉल्यूशंस, बाद में इनकी रिएक्शन से दो नए प्रोडक्ट मिल गए। रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। मींस ये एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करती है। Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। कि जब भी कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होगा तो न तो मास जो है वो क्रिएट होगा और न ही मास डिस्ट्रॉय होगा। मास ऑलवेज कंजर्व रहता है। कंजर्व मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये फर्स्ट लॉ हमने स्टडी किया है, लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Second law, law of constant proportions. Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements. बहुत से compounds जो है वो two or more than two elements के बने हैं, and each such compound had the same element in the same proportions. और ये जो कंपाउंड्स है उनमें सेम एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन से बने होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। कंपाउंड्स जो टू और मोर देन टू एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, इसमें उन एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शंस है वो सेम रहेगा। अब उन एलिमेंट्स को किसने प्रिपेयर किया है, कौन से सोर्सेस से हमने उसे प्रिपेयर किया है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उस कंपाउंड में एलिमेंट्स का प्रोपोर्शंस जो है वो सेम रहता है। इन ए कंपाउंड सच ए वाटर, अगर हम एक एग्जांपल ले इसमें वाटर का, इसमें वाटर क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O। रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। अब इस वाटर में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो अगर हम निकालें तो ऑलवेज मास के अकॉर्डिंग 1:8 ही मिलेगा। अब इस वाटर का सोर्स चाहे कोई भी हो, चाहे इस वाटर को किसी भी प्रिपरेशन मेथड से हम प्रिपेयर कर लें, किसी भी सोर्स से हम इसे ऑब्टेन कर लें, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एलिमेंट्स का जो मास के अकॉर्डिंग रेशियो है वो ऑलवेज 1:8 ही रहेगा। मींस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड, अगर हम 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करें
तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेगा। इसी तरीके का हम एक और एग्जांपल ले लें, अमोनिया NH3। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाय मास। इस अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास का अगर हम रेशियो निकालें तो ऑलवेज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 14:3 ही होगा। वट एवर द मेथड और सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हमने किस सोर्स से अमोनिया को ऑब्टेन किया है या किस मेथड से हमने उसे प्रिपेयर किया है। हम किसी भी सोर्स से इसे ऑब्टेन करें, किसी भी मेथड से हम इसे प्रिपेयर करें, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास का रेशियो ऑलवेज 14:3 ही रहेगा। यह है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है मास के अकॉर्डिंग उनका रेशियो जो है वो फिक्स होगा। किसी भी सोर्स या किसी भी मेथड से हम उसे ऑब्टेन करें, उसमें उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मास के अकॉर्डिंग जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट एज in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। प्रोस्ट के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन ए केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स जो है वो ऑलवेज अपने मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होंगे। तो ये सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कि किसी भी कंपाउंड में उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो अपने मास के कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर ही एक दूसरे से कंबाइन होते हैं।